परेशान है क्या कोई? आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? दीपक है। क्या काम करते हैं दीपक जी? अकाउंटेंट है। आज हिसाब मिला कि नहीं मिला? लेफ्ट और राइट वाला बराबर बराबर था? मिल गया? ठीक है, मैं आता हूँ बराबर। अरे वो अकाउंटेंट अगर परेशान हो जाए कहीं तो समझ लीजिए बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा। आप खड़े रहिए, बहुत तसल्ली के साथ खड़े रहिए, बहुत तसल्ली के साथ, बहुत तसल्ली के साथ। और यहां पे तसल्ली बख्श काम किया जाता है। आराम से खड़े रहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आपने डिसिप्लिन जरा सा भी तोड़ा तो घर तक छोड़ने की प्रबंध हमारे पास रहता है। ऑटो वाले भैया, घर तक छोड़ के आओ अकाउंटेंट साहब को आज। बिल्कुल घर तक छोड़वाएंगे आपको, बिल्कुल कोई देरी नहीं करेंगे, बिल्कुल आपके घर तक व्यवस्था है पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जितना आपको कंसर्न है बांग्लादेश के मुद्दे पे, सरकार को भी है, यहाँ के मुल्क के तमाम सारे रहने वाले लोग। आप परेशान करेंगे मुझे तो मैं निश्चित तौर से आपको भगाऊंगा, निश्चित तौर से भगाऊंगा। यकीन मानिए, आप खुद तो यहाँ पे बोल रहे हैं, अपनी तो बेइज्जती करवा ही रहे हैं, जिस जगह पे काम करते हो उन सारे लोगों की, और घर में परिवारों की और छोटे बच्चों की। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बड़े मूड के साथ शो करने आता हूं। मुझे मालूम है कि बांग्लादेश का मुद्दा है, लेकिन ये जो वायरल होने की प्रवृत्ति आ गई है ना, ये बड़ी खराब है, ये बहुत खराब है। इससे बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। कहां से आना हुआ आप लोगों का? कहां से आए हैं? अलीगढ़ से। क्या नाम है आपका? क्या सबिया? और ये क्या है? रिफत। सना अमनी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए शो में, देखिए अच्छा लगेगा तो जितनी देर 10, 15 मिनट, 20 मिनट जो भी लगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे थोड़ी बहुत देखो, फिर उसके बाद अपना शॉपिंग वॉपिंग करो, है ना। ये कैनॉट प्लेस ऐसे ही है, अपना चीजें देखिए। कैसे हैं साहब? बाल बच्चे सब कैसे हैं? पोते पोतियां कैसे हैं? बढ़िया। बहुत दिनों बाद आना हुआ आपका? बहुत दिनों बाद आया, वाइफ की डेथ हो गई थी। ओह, ब्रेन स्ट्रोक हो गई ना। जी 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 जी, बहुत बहुत दुख हुआ, सुन के बहुत दुख हुआ। कभी कभी आ जाया करिए, आ जाया करिए। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जरूर कहिए, जरूर कहिए। पहले तो मैं, जो आपने मुझे शोक समाचार दिया वो, उससे मुझे बहुत दुख हुआ। साथी का ना रहना, अपने साथी का ना रहना, यानी जो उसके साथ का बगल का पहिया है उसका ना रहना बहुत दुखद है, बहुत दुख देता है। और वो कमी पूरी नहीं होती है कैसे भी हो। मैं आपके परिवार, आपके पूरे सारे लोगों के शोक संतप्त जितने हैं उन सबके साथ, भैया जी कहेंगे सारे, तमाम सारे लोग। जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे? मेरा कहना ये है, जितने भी राजनीति वाले हैं, ये जो एक फ्री की राजनीति चल रही है। पहले था वोटिंग होती थी पेपर से, उस वक्त में एक बोतल दी जाती थी, पैसे दिए जाते थे, लोग पकड़े जाते थे, जेल जाते थे। लेकिन आज ये क्या है, खुलेआम गवर्नमेंटें करने लगी ये काम। इसके लिए ऊपर को जो सुप्रीम कोर्ट, हमारी जो कहने चाहिए ग्रैंडफादर है, उसको इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। मैं नाम भूल गया आपका। आनंद कुमार जैन। आनंद कुमार जैन। जैन साहब, आपने अपने ग्रैंडफादर, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये तमाम सारे लोग जो बैठे हैं, हम सारे लोग जो यहां पे बैठे हैं, भाई देखिए, भाई पहले तो तुम नीचे उतर आओ, वहां जरूरत नहीं तुम्हारी खड़े होने की। नीचे उतरो, पेड़ तोड़े दे रहे हो, नीचे उतरो। जब आप नीचे, गार्ड साहब उनको खींचो वहां से नीचे। पहली ना वो चढ़ी है, मुझे मालूम है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ग्रैंडफादर की जो इंस्टीट्यूशन है उसको तो हम सारे लोगों ने मानने से इंकार कर दिया है। अब वो कोने में बैठे रहते हैं, बाबा दादा जो है हम लोग के कोने में ही बैठे रहते हैं, बस बोलते रहते हैं, हम सुनते तो है नहीं उनकी बात। लेकिन आपने जो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट, जो यकीनन उस देश की सर्वोच्च संस्था है, वो भी पार्लियामेंट है, उसका भी एक अख्तियार है, उसकी भी एक पावर है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बाबत आपने एक बात कही कि जो रेवड़ियां हैं, आज एक आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषणा हुई, मैं समझ गया आपकी तरफ से 1000 रुपए महिलाओं को देने की बात कही है चुनाव में, कि 1,000 रुपया दिया जाएगा सारे को। मैं आऊंगा, उस पर आऊंगा, जरूर बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे।
उस पर भी बात करेंगे। मेहमान जो हमारे साथ हैं उनसे भी हम बात करते हैं और उनको भी हम तारुफ कराएंगे। लेकिन आज जो मसला है, कहां से आना हुआ? हाँ जी, केरला से। केरला से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। व्हाट्स योर नेम? नाजर। 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 एंड योर? फिदा। फिदा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फिदा। हैव यू एंजॉयड? आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, शिकागो में भी आप देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच। केरला वाले भी हैं और शिकागो वाले भी हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन आज का जो सवाल है, आज का जो मुद्दा है, जो आज का जो टॉपिक है, ज्यादा देर मत रुकिएगा। जो गो एंड एंजॉय हो हियर, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। हाँ, प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम, गो एंजॉय, दिस कैन नॉट प्लेस। वही हम जस्ट देखने के लिए। हाँ, बस फॉर से रिलैक्स योरसेल्फ और फॉर 1 or 2 minutes इज मोर देन एनफ, इज मोर देन एनफ। देन गो एंड रिलैक्स योरसेल्फ। ये कैन नॉट प्लेस है और शाम है, टुडे इज द इवनिंग एंड यू गो एंड एंजॉय। जी, बात दरअसल ये है कि आज शिकागो वाले उधर हैं तो मैं उनसे मुखातिब होता हूं। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है, टॉपिक ये है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसमें बहुत सारी बातें हैं। लोगों ने कहा कि ये होना चाहिए, ये देश के लिए बहुत अच्छा है, खर्चा बचेगा, बहुत सारी चीजों पे अंकुश लगेगा, टीचर्स लगे रहते हैं, सरकारी कर्मचारी जुटे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि एक मूड बना रहता हमेशा कि एक इलेक्शन खत्म होता है, दूसरा इलेक्शन आ जाता है और हमेशा एक ही मोड में गाड़ी रहती है और वो मोड है इलेक्शन मोड। हमेशा एक इलेक्शन खत्म, जनरल इलेक्शन खत्म, हरियाणा का आ गया, हरियाणा खत्म, महाराष्ट्र आ गया, अभी ये खत्म हुआ, सांस ले ही रहे थे कि ये लो दिल्ली का चुनाव आ गया। हाँ जी, हर साल 4-5 इलेक्शन होता ही है। हाँ, 4-5 इलेक्शन होता ही है। बिहार में कहां से? मैं दिल्ली रहता हूँ। अरे वो तो मालूम है, बक्सर। हाँ, तो बोलता क्यों नहीं है? बोलता बोलो, बक्सर है, समझ गया। तो ये जो मोड है जिसमें गाड़ी हमेशा रहती है, ऑलवेज, उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। इसीलिए वो रेवड़ी का जो सवाल है ना, आप जो बोलते हैं ना बार बार, तो जवाबदेही तो है ही नहीं, पारदर्शिता है ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। आप कुछ भी बोल दो कि ये करेंगे, आपने कहा ये देंगे, अब जब चुनाव दूसरा आ गया, हार गए तो कोई बात नहीं, बोले हमने कहा तो चुनाव जीतेंगे तब देंगे। खटाखट हो चाहे जो भी हो, फटाफट हो, मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन जो कहा था कि ये होगा तो हम ये देंगे, जब हुआ ही नहीं, बोले हमने तो नहीं कहा था। जो मेहमान हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ देर में आ जाएंगे, अभी नहीं है यहाँ। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, विनय सिंह बिन्नू समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हाँ बिन्नू, आज सही है, बिल्कुल टाइट होके आया करो। हाँ, ये अपना कोट वोट जटे रहो, ठंडा बहुत है, कल बहुत ठंडा था और तुम ऐसे बैठे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार जी, आज बहुत दिनों बाद शो में आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ दुबे जी, आर्थिक मामलों के भी जानकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं और अच्छा बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सौरभ भाई, थैंक यू सो मच। ऑटो वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम फोटो देख रहे थे, आजकल बड़े नेता के पीछे तुम नजर आने लगे हो, अब चमकते हो, दिखाई देते हो। वो मुझे दिखाई दे गया है, अब कोई बात नहीं, ऐसे ही शुरुआत होती है, लेकिन समझे रहे ना, ये इमली के पत्ते में और केले के पत्ते में फर्क समझ में आना चाहिए। हाँ, राजनीति सीखो लेकिन समझते रहे ना सब चीज। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत 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 शालीनता के साथ, बहुत सभ्यता के साथ चुपचाप आप खड़े रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाजी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, बहुत बहुत शुक्रिया। आराम से घूम के आओ, फिर यहीं, अभी तो शो 1 घंटे चलेगा। कहाँ से आना हुआ बेटा? सर आगरा से। आगरा से। कैसे आए दिल्ली? सर ट्रेन से। नहीं, ट्रेन से तो आए, तो बहुत सीधी बच्ची है। बोले ट्रेन से तो मुझे मालूम है आए। कैसे आना हुआ यहाँ, कैसे आए? कोई काम था या यहीं रहती हो? यही शंकर विहार में रहती है। आप कौन? पापा। अरे तो इतना सोचते हैं, तो सारा परिवार सोचता है इतना बोलने से पहले। वैसे तो सच तो यही है कि बोलना चाहिए, सोच समझ के ही बोलना चाहिए। मैं एक एक सवाल पूछ लेता हूं पहले, इससे पहले कि रेवड़ियों पे बात हो। समाजवादी पार्टी फेवर में या अगेंस्ट में? वैसे तो मुझे मालूम है, लेकिन अगर देश का पैसा बचता है, रिसोर्सेज बचते हैं, एक मोटा अंदाजा बताएं। हाँ, 51 में जब तुम पैदा नहीं हुए थे, तुम कहां पैदा हुए? तब पिताजी भी
पैदा हुए कि नहीं हुए ये भी नहीं मालूम, हो गए थे 1951 में। तो एक आदमी पे जो खर्चा आता था वो 6 पैसे आता था चुनाव में, 6 पैसे में जैन साहब एक खर्चा जो था वो चुनाव पे जो प्रति व्यक्ति था वो 6 पैसे था। आप बताएं कितना है? 2014 का बता रहा हूं, 24 का तो बताया ही नहीं, 14 का मेरे पास आंकड़ा है वो हम बता देते हैं। 46 रुपए है एक आदमी का, 46 रुपए बाबूजी एक आदमी। और 2024 में एक मोटा अंदाजा है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च हुए, 1 लाख करोड़ से ज्यादा। 47 लाख करोड़ का बजट है ना साहब, सौरभ जी, जो बजट पेश किया गया 47 लाख करोड़ का, 47 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। 611 करोड़ का अतिरिक्त मांग की है इलेक्शन कमीशन ने कि और पैसे दीजिए मुझे, क्योंकि जरूरत है, क्योंकि वो वीवीपैट होता है, साथ में मशीन्स होती है, ईवीएम मशीन्स होती हैं, उनके तमाम सारी चीजों को रखने के लिए। तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा खर्च हुआ ये चुनाव, जो लोकसभा चुनाव, वो अंदाजा है उससे ज्यादा ही हुआ होगा, कम नहीं हुआ होगा। समाजवादी पार्टी, मैं जानना चाहता हूं आपका रुख इस पर, फिर मैं आऊंगा दिल्ली पे जो आऊंगा। देखिए, जो वन इलेक्शन वन नेशन की बात है, हाँ, तो ठीक है, लेकिन शक कहां आ जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी की नीयत पे। इससे पहले भी हुआ, कई कानून वो लेकर के आए, जैसे काला कानून किसानों का था, नोटबंदी में था, जो 2000 शक काहे का है इसमें? तो लीजिए, पहले नोटबंदी वापस लेना पड़ा, बैक होना पड़ा। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, क्या इससे पहले जब देश में चुनाव शुरू हुआ, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं था? तब भी था। लेकिन है क्या कि मेजॉरिटी सबको बराबर मिलती नहीं है, कभी कोई सरकार गिर जाती, कहीं राष्ट्रपति शासन लग जाता है, इसके वजह से इलेक्शन कहीं आगे पीछे हो जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं या आप कह सकते हैं दावे के साथ कि आज अगर हम वन नेशन और वन इलेक्शन कर दें तो ये बराबर एक साथ चलता रहेगा? ऐसा नहीं है देश में, हमारे देश में। सवाल अच्छा हुआ समाजवादी पार्टी सवाल पूछ रही है, तो अच्छी बात है कि कहीं पे इलेक्शन गिर जाती है सरकार, अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, कहीं पे लोकसभा का चुनाव चल रहा है, वहां पे भी है, बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए, उसके सारे प्रावधान है। 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, विधानसभाओं से उसको पारित कराना पड़ेगा, 15 विधानसभाओं से। ऐसा नहीं है, एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन हमारी और आप जब बहस सवाल पूछते हैं तो एक सहमत की प्रक्रिया में आते हैं हम सारे लोग कि चलो हमारा, अगर हमें नहीं मानता, जब भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएगा ये, क्योंकि वो पास होने के बाद, सेंट्रल कैबिनेट से जाने के बाद वो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में जाएगा, वहां बहस होगी, वहां तमाम सारे लोग हैं सारे पार्टियों के, वहां मिलकर वो चर्चा होगी, उसके बाद वो खाका तैयार होगा जिसमें इन्होंने सवाल उठाए हैं कि अगर अविश्वास प्रस्ताव हुआ, उसमें जिक्र है कि बचे हुए वक्त के लिए इलेक्शन कराए जा सकते हैं। जी, कांग्रेस का मैं रुख जानना चाहता हूं। देखिए प्रतीक जी, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहता है। सबसे पहले तो इसकी प्रक्रिया के ऊपर ही सवाल उठता है। जो ये कमेटी बनाई गई, रामनाथ कोविंद साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, क्या इसमें कोई भी विपक्ष का नेता शामिल करने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आवश्यकता महसूस नहीं हुई? आप लोकतंत्र में विपक्ष जनता की सीधी आवाज होती है, जो सरकार पे सवाल उठाती है, सवाल पूछती है, अपने सुझाव देती है। लेकिन आपने इसमें ऐसे एक्सपर्ट्स को रखा कि जिनका चुनावी राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल अव्यवहारिक जो ये समिति रही है। और उसके बाद जिस तरह से अभी बताया गया कि इसमें कितने ऐसे प्रावधान हैं, केवल एक ये बहाना बनाया जा रहा है, कि ये तर्क दिया जा रहा है कि इसमें खर्चा कम होगा। आप ये बताइए, अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, अनंतनाग जैसी कश्मीर में एक पार्लियामेंट की सीट थी, एक सिंगल सीट में चुनाव कराने के लिए इनको 2 फेज में चुनाव करने पड़ गए एक पार्लियामेंट की सीट में। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि पूरे देश में एक चुनाव करवा लेंगे? और उसमें देखिए, पहले कहते हैं कि जी पार्लियामेंट के और विधानसभा के, जिसमें 5000 से ऊपर हमारे विधायकों की सीट होंगी, उनके चुनाव होंगे। और उसके बाद पंचायत के और लोकल बॉडीज के जो है 100 दिन बाद, 3 महीने बाद फिर से दोबारा वो 15 लाख कर्मचारियों को आप उसी प्रक्रिया में डालेंगे, फिर से देश की जनता को कहेंगे उसी में आए। तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया आप लेकर के आ रहे हैं जनता के सामने? जो फॉर्मूला लेके जा रहे हैं अपने आप में पूरी तरह से अव्यवहारिक है। ये चाहते नहीं है करना, इनको भी मालूम है ये चीज संभव नहीं है और करना भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटकाना है ना। राइट, नहीं, ध्यान भटकाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इन्होंने कहा कि इसमें क्या कोई विपक्ष का आदमी है, तो पर्चा लाया था मैं, मेरे प्रोड्यूसर का फोन आया कि आपने नंबर पढ़े नहीं लोगों के।
मैं पढ़ देता हूं। एक देश एक चुनाव समिति के 8 सदस्य हैं। अध्यक्ष हैं रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति। हरीश साल्वे, ये वही हरीश साल्वे जी हैं जो 1 करोड़ रुपया में गए थे वहां, तो हरीश साल्वे जी जाने माने अधिवक्ता। अमित शाह जी गृह मंत्री। अधीर रंजन चौधरी हैं, ये तो कांग्रेस के हैं। गुलाम नबी आजाद। एनके सिंह, पूर्व अध्यक्ष वित्त आयोग। सुभाष कश्यप, पूर्व महासचिव हैं लोकसभा के, कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े अच्छे जानकार आदमी हैं, बहुत जानकार। संजय कोठारी, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त। ये लोग थे, 8 लोग हैं जो मैंने नाम पढ़े। जी देखिए, आपने नाम पढ़े, बिल्कुल ठीक है। जब ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी समिति, तब ये थे 8 लोग। लेकिन जब समिति ने काम करना शुरू किया, अभी जो काम करना शुरू किया, उसमें बताइए इनमें से क्या अधीर रंजन चौधरी जी उस समिति के हिस्सा थे? क्या गुलाम नबी आजाद साहब उस समिति के हिस्सा विपक्ष के नाते थे? नहीं थे। अधीर रंजन चौधरी जी ने शुरुआत में ही अपना विरोध दर्ज करते हुए इसको समिति से अपना इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद इन्होंने कोई विपक्ष के नेता को इसमें शामिल करना का औचित्य नहीं समझा। तो जो समिति की जो जितनी भी बैठकें हुई हैं, जितनी भी इनकी रिपोर्ट आई है, बिना ऑपोजिशन के, बिना विपक्ष के नेताओं के ये तैयार हो गई है। आप उठा करके इनके मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स देख लीजिए। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं विरोध है क्यों? लोग जानना चाहते हैं ना कि आखिर विरोध का मतलब क्यों है? क्यों? अगर एक देश एक चुनाव है और लोग चाहते हैं कि एक साथ चुनाव हो देश में और खर्चा बचत हो, तो विरोध कांग्रेस का क्यों है? मैं समाजवादी से भी जीतूं पूछूंगा जरूर। मैं जानना चाहता हूं आखिर विरोध का मुख्य आधार क्या है? देखिए, मुख्य आधार यह है कि आप इतनी बड़ी व्यवस्था को केवल 4,000-5,000 करोड़ आज की तो क्या इससे पहले नहीं हो रहे थे चुनाव? 51 से 67 तक 4 चुनाव हुए हैं। 1967 तक लगातार चुनाव हुए, लेकिन फिर क्या हुआ? राज्यों का पुनर्गठन हुआ, कुछ नए राज्य बने और कुछ ऐसा भी हुआ कि कहीं चुनाव कुछ हार गए तो इस्तीफे भी हुए। तो वो अलग प्रक्रिया है, लेकिन पुनर्गठन हुआ राज्यों का। तो 67 तक तो चुनाव हुए, लगातार हुए, साथ होते रहे चुनाव। तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत यही तो हुई जब 67 तक चुनाव के बाद जब अव्यवहारिकता आती रही, जब चुनाव कहीं ना कहीं कोई सरकार हंग आ गई, कोई सरकार का गठन नहीं हो पाया, कोई किसी वजह से सरकार गिर गई, तो उस स्थिति में क्या पूरे देश के आप चुनाव दोबारा कराएंगे? नहीं, बचे हुए समय पे होगा। कोई बात उन्होंने कहा उस प्रदेश का क्या होगा, उस राज्य का क्या होगा? वो अलग हो गया। फिर वो 1 नेशन 1 इलेक्शन का औचित्य क्या रह गया? धीरे धीरे करके ऐसे तमाम ऐसे प्रदेश हैं जो आपने मेरे तर्क भी सुने, इनके भी तर्क सुने। मेरा कोई तर्क नहीं है, मेरा वो सवाल है बस कि जो सवाल आप पढ़ रहे हैं, आप जब टॉपिक लेके आते हैं तो उसके लिए कुछ तैयारी करते हैं, उनको लेकर सवाल था, बस कुछ नहीं, बाकी उतना ही सवाल था। जी, मैं बीजेपी को खड़ा करता हूं, फिर अवधेश जी आपको। जी जनाब आली। देखिए, मैं यही डिबेट इनका एक मुख्य आधार ये है, खासतौर से समाजवादी पार्टी का। इन्होंने नहीं बोला, मैं बोल देता हूं। इन्होंने कहा कि जो राज्य पार्टियां हैं वो राज्य की पार्टियां दब जाएंगी। यही आम आदमी पार्टी का भी हो सकता है रुख, कि जो आपका नहीं है, बड़ी वेरी गुड, कि बोले जो राज्य स्तर की पार्टियां हैं, समाजवादी है, आरजेडी है, इन लोगों की इनकी आवाज, नेशनल आवाज और नेशनल के मुद्दों पे बीच में उलझ जाएगी। सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था, जब आपने उनको बताया कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं विपक्ष के, तो इफ बट बगल से कन्नी काटने लग गए। जब ये पूछा गया 1951 से 67 तक चुनाव होता तो कन्नी काटने लग गए। अरे भाई, एक साथ में चुनाव हुआ 2019 में भी, क्या कहते हैं, लंबे टाइम तक क्या कई राज्यों के चुनाव हुए, फिर सर्टेन ड्यूरेशन के बाद में लोकसभा के चुनाव हुए। तो खैर वो टेक्निकल बात है, उसको अभी यहां पे नहीं बता रहा हूं। लेकिन अगर चुनाव देखा जाए तो हर राज्य में दर बदर चुनाव होता रहा है। अभी जून में जनरल इलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद हरियाणा जम्मू में चुनाव हुआ, फिर क्या झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, फिर झारखंड महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में चुनाव होगा, फिर बिहार में चुनाव होगा। चुनाव टू चुनाव होने लग गया। फिर बंगाल का हो जाएगा, बंगाल के बाद फिर यूपी आ जाएगा। एक तो इससे पैसा खूब खर्चा होता है, सरकारी काम में बाधा आता है, कर्मचारी और लोग परेशान होते हैं। अरे भाई, अगर चुनाव ही कराना तो एक साथ सारे चुनाव करा लीजिए। अब बात आती है उसमें उभर कर राज्य की। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतती है उसी जनरल इलेक्शन में, और हम मध्य प्रदेश में पूरी मध्य प्रदेश की सीट जीतते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रहती है राज्य में, लेकिन हम साथ के साथ लोकसभा का सीट जीतते हैं। तो ना कोई पार्टी राज्यों में दबती, ना कहीं पे। एजेंडा सबका होता है। अगर वहीं पे पंचायत का चुनाव होता, मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं, ग्राम पंचायत का चुनाव, क्षेत्र पंचायत का चुनाव
और जिला पंचायत के चुनाव एक साथ त्रिस्तरीय चुनाव होता है प्रदेशों में, लेकिन ग्राम पंचायत में अलग व्यक्ति जीतता है, ग्राम पंचायत सदस्य अलग विचारधारा का जीत जाता है, साथ में क्षेत्र पंचायत सदस्य अलग जीतता है, जिला पंचायत सदस्य अलग जीतता है। एक साथ 4-4 बैलेट पा डाले जाते हैं ग्राम पंचायत में, तब तो कुछ नहीं होता है। दिक्कत इनको क्या है कि यही चीज है कि जैसे यूपीआई लागू होना था, नहीं भारत के अंदर डिजिटल व्यवस्था था नहीं, कहीं पे कुछ है नहीं। आज भारत पूरे विश्व में अगर यूपीआई के थ्रू पेमेंट होता है तो 50% ज्यादा पेमेंट भारत का होता है। ऐसे कहीं पे कुछ भी किया जाए तो इन लोगों की आदत है डिरेल करो। यह बीजेपी का पक्ष है, यह बीजेपी का पक्ष है। और यह बात सच है कि जब डिजिटल पेमेंट हुआ पूरी दुनिया में, अगर किसी ने माना तो यूपीआई से जो बातचीत हो, वो पूरा वो एग्जाम्पल है, वो पूरा देश में दुनिया। मूंगफली वाला भी, आप मूंगफली लो, वो कहता साहब तुरंत करिए, डिजिटल ट्रांसफर करिए साहब, डिजिटल, वो तुरंत देता कि साहब इसको ये लीजिए, स्कैन करिए, डालिए। तो ये एक उदाहरण है सामने, और मैं ये चाहता हूं कि इस पर बातचीत हो, बहस हो कि एक देश एक चुनाव अगर है तो क्यों मुफीद है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। जी क्या नाम है? मेरा नाम संदेश है जी। संदेश जी बताइए, कोई संदेश दीजिए। संदेश है कि कांग्रेस पार्टी के जो कह रहे हैं कि वन नेशन एंड वन इलेक्शन इलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है। इनको प्रॉब्लम ये है कि जैसे प्रशांत किशोर हैं या और भी जो भी नेता हैं जो पार्टी का ठेका उठा लेते हैं कि अगर हमें हरियाणा में जीतना है तो ये लोग क्या करते हैं, उनको हायर करेंगे, फिर वहां पे उस पार्टी को जीत जाएंगे, उस स्टेट में जीतेंगे। तो इनका मुद्दा है कि फिर वैसे लोग इनको नहीं मिल पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है। मैं बस इतना ही मैं संदेश एक बात और सोच रहा था कि इतना पैसा खर्च होता है सिर्फ अवेयरनेस के लिए कि ये बच्चा जो है इलेक्शन बूथ के तक जाए और वोट डाले। अवेयरनेस पे खर्च होता है कि ये जाए और वोट डाले, वोट डालने नहीं जाते, ऊब गए हैं। इतने इलेक्शंस हैं, अगर एक वोटर लिस्ट हो और उससे कंफर्मेशन हो कि ये 3 चुनाव होंगे, एक एमसीडी का यानी लोकल बॉडी का, एक विधानसभा का और एक होगा आपका लोकसभा का, और अगर 3 में 2 में नहीं डालने गए चुनाव, पता चले ऐसा कुछ, ये मेरे दिमाग का है, पता नहीं कितना सही है कितना अतार्किक है, 3 में 2 में नहीं डाला तुमने वोट, तो तुम ये ना कहना कि तुम्हारे यहां की रोड क्यों नहीं बन रही। सवाल पूछने का हकदार आप नहीं है, बिल्कुल भाई, आप तो वोट डालने ही नहीं गए, और आपसे क्यों ना पूछा जाए कि आप वोट क्यों नहीं डालते हैं, पूछना चाहिए, और वो कंफर्मेशन हो। हालांकि ये मैंने पूछा, पता नहीं कहां तक सही कितना गलत। अवधेश जी मैं आपका लेता हूं, फिर डिबेट पे आता हूं जल्दी से। दूसरी सवाल यह कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकल, समाजवादी पार्टी कहती है प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा क्योंकि आज बहुत ही सीरियस डिबेट है, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, सबने अत्यंत तार्किक बातें रखी हैं और इससे देश का भी अवेयरनेस हुआ है। मैं भले इनकी बात से सहमत नहीं हूं। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी रोड पर बहुत अच्छी सड़क है लेकिन एक साथ बड़ा एक्सीडेंट हो गया, 10, 15, 20 ट्रक बस उलट गए हैं, उसके आगे चलने के लिए कुछ रास्ते बनाए गए हैं, और कोई कहे कि नहीं भैया अब भूल गए कि उसी रास्ते पर चलो, ट्रक वगैरह हटाओ, तो कहा जाए नहीं अब ये कैसे होगा, अब तो ये रास्ता चल ही रहा है, इसी रास्ते से लोग जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से एक देश एक चुनाव को लेके एक बार जब कोई चीज गड़बड़ हो गया तो देश का मन उसी में लग गया कि वैसे ही चलना है, इसलिए हो रहा है। हाँ। अन्यथा इसकी तो बिल्कुल कहीं से भी सबके अंदर से मांग होनी चाहिए। सेकंड जो विरोध है, बाद में तर्क पर आऊंगा, वो इस समय हमारे देश में विपक्ष की कुछ पार्टियां, कुछ नेता हैं, ये उनकी अपनी पॉलिसी है कि नरेंद्र मोदी सरकार कोई भी काम करे उसका हमको विरोध करना ही करना है, उसको लेने ही नहीं देना है। ये जो एक मेंटेलिटी है ना, उसके कारण हर चीज का विरोध आपने स्वयं समझाया। अब मैं इनके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। देखिए, जो जो प्रश्न उठा रहे हैं ना, कोविड समिति को सारी प्रश्न दिए गए थे। पहला तो यह था कि भाई एक साथ एक चुनाव कैसे हो सकता है देश में, क्या इसका कोई फ्रेमवर्क हो सकता है। दूसरा उसमें यह था कि जिन राज्यों के कार्यकाल पहले खत्म हो गए हैं, किसी का बाद में होगा, उनके साथ क्या किया जाए। हाँ। तीसरा था कि अगर हमने एक साथ चुनाव करा दिए और कहीं विश्वास प्रस्ताव हो गया, दल बदल हो गया, बदल गई, तब क्या करेंगे, ये बताइए। उसका जब पांचवा प्रश्न ये था कि इसके लिए संविधान में कहां कहां संशोधन करना पड़ेगा, उसमें बाधाएं क्या क्या आ सकती हैं, राइट, और उन बाधाओं का निपटारा कैसे किया जा सकता है, इसका था। क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा, विधानसभा निश्चित है, तो उस पर लेकर बात। और जो सबसे महत्वपूर्ण था कि क्या दुनिया में ऐसे देश हैं जहां ऐसे चुनाव हो रहे हैं, उनकी भी स्टडी करके और उनको भी आप सिफारिश करिए। तो जो जो सवाल उठाए जा रहे हैं ना, वो 18,000 की रिपोर्ट में एक एक प्रश्न का उत्तर है, ठीक से देखा जाए तो। अब आपके थर्ड पर आता हूं, जो आपने कहा
देखिए 1967 तक आपने कहा, वो केवल इसलिए नहीं गया कि 1967 में 8 राज्यों में संविध सरकारें बनी, विपक्ष जीत के गई। उसके बाद से सारा गड़बड़ हुआ। फिर इंदिरा जी ने जो है 1 साल पहले चुनाव करा दिया। उनको लगता था कि वो बैंक का और तमाम सारे कराने के बाद इन 8 राज्यों की सरकार में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। 69 में कांग्रेस का बंटवारा हो गया। तो ऐसी स्थिति पैदा होती गई और हमने और आपने देखा है कि 1989 से और 1999 तक का जो दशक रहा है, भयानक दशक रहा है। सरकारें 2-4 दिन में गिरती रही, ऐसी स्थिति रही कि 13 दिन की सरकार। नहीं, यहाँ नहीं, राज्यों में भी हुआ। तो उसके बाद से लोग नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। तो ये एक प्रस्ताव व्यवहारिक है, कठिन जरूर लगता है, साहस के साथ बढ़ना चाहिए, केवल पैसे का खर्च नहीं है। चुनाव की मानसिकता होने पर हर साल पॉलिटिकल पार्टियां अपने हमको कैसे वोट मिले इसके हिसाब से बात करती हैं, लड़ाइयां चलती रहती है। किसी महत्वपूर्ण विषय पर एक मत नहीं हो पाता है देश में, और यह सबसे भयावह परिस्थिति पैदा हुई है जिससे देश का निकलना आवश्यक है। राइट। अब देखिए, सीरिया में इतनी बड़ी घटना हो गई, बांग्लादेश में हो गई, लेकिन चुनाव और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां इस पर डिस्कस नहीं कर रही है। अगर चुनाव नहीं हो समय समय पर, इस समय अगर मान लीजिए यहां का चुनाव नहीं होता, दिल्ली का, बिहार का चुनाव नहीं, इसके पहले महाराष्ट्र और सब का चुनाव नहीं होता, तो सीरियस तरीके से डिस्कस होता, क्योंकि 5 साल राइट समाजवादी पार्टी। हमारे बड़े भाई अभी बात कर रहे थे। देखिए, बात 1 नेशन 1 इलेक्शन का नहीं है। इसके फेवर में हमारे ख्याल से सभी लोग हैं, लेकिन जो उसमें दिक्कतें हैं, जो टेक्निकल दिक्कतें आप कह रहे हैं कि ये चीजें ऐसे, ये कोई चीज नहीं है। न माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले, ये सिगुफाए हताशा है माननीय प्रधानमंत्री का। और दूसरी चीज, जो सरकार यही उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, जो सरकार हमारे बच्चों के एक एग्जाम को एक फेस में नहीं करा सकती, वो इतने बड़े चुनाव को एक साथ कैसे करा लेगी? हाथ खड़ा कर देती है। हमारे जो युवा है, जो छात्र है, जो अपने भविष्य के लिए दर दर भटक रहे हैं, वो बार बार भैया जीत गए तुम, गरमा दिया माहौल तुमने। हाँ, और कौन देगा? वो भैया देंगे जवाब। कौन? ऑटो वाला? आओ ऑटो वाले आओ, तुम भी गरमाओ, आओ इधर आओ। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार कर नहीं सकती, संभव है, असंभव है। आप तो कह रहे थे 370 भी असंभव है। मजा डाल दिया भाई। डिबेट थोड़ी ना होती है, ये मूंगफली बेची जाती है रोज। गुरु, देश का सवाल है, मूंगफली का नहीं है। जी रुको, ये भारत को मजबूत नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि इनके इरादे खतरनाक हैं। भारत को मजबूत बनाने के लिए एक मजबूत सरकार और एक मजबूत उम्मीदवार जो नेतृत्व कर रहा है, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कठोर से कठोर निर्णय लेते हैं और भारत में करके दिखाते हैं। और ये लोग सिर्फ भारत को कमजोर करते हैं जाति की राजनीति करके। अरे मेरा देश, मेरा भारत, ये देश मेरे देशवासियों, याद करो जब चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मार ली थी तो वो मंजर कैसा होगा। इसीलिए मारी थी कि आप लोग ऐसी घटिया राजनीति करो ताकि मेरा देश कमजोर हो जाए, और आप लोग मेरे देश की नींव को कमजोर कर रहे हैं। इस पर आप लोग फैसला करिए। इस देश की जनता चाहती है कि अगर देश का विकास होगा, देश की जनता का विकास होगा, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन चाहिए होगा। वो उंगली देख रहे थे तुम्हारी, इधर ही तनी वही मैं कह रहा हूँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी है। अब क्या करोगे तुम? अब अरे बैठो, आम आदमी पार्टी, सौरभ डिबेट। जी, 1 नेशन। तुम्हें जो बोलना है, तुम्हें दिल्ली चुनाव में बोलना है तो दिल्ली चुनाव में बोलो, मैं सौरभ से उधर चला जाऊंगा। जी नहीं, देखिए आज हिंदुस्तान की जनता 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं, 1 नेशन 1 एजुकेशन की चाहती है, 1 नेशन 1 हेल्थ केयर चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि ये पूरी तरीके से संविधान के फंगी ढांचे पे प्रहार है। इनको भी लगता है ये पास नहीं हो सकता, क्योंकि इसको पास कराने के लिए 363 नंबर चाहिए लोकसभा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास 293, तो ये पास नहीं हो सकता है पूरी तरीके से। मतलब आपको तो विरोध करना ही है, समाजवादी को तो विरोध करना ही है, अत्रे साहब को विरोध करना ही है। बात विरोध का नहीं है प्रतीक भाई,
ये कह रहे हैं कि इसमें खर्च बहुत ज्यादा होता है। मुझे एक बात बताइए, आप बता रहे एमपी और एमएलए के एक साथ चुनाव हो जाए, उसमें 5,000 लोगों का चुनाव होगा। जो हमारे पंचायती चुनाव है उसमें 30 लाख लोगों का चुनाव होगा। ये कह रहे हैं पहले एमपी एमएलए चुनाव हो जाए, उसके बाद पंचायती का चुनाव होगा। क्या उसमें पैसे खर्च नहीं होगा क्या? ये क्या कौन सा तर्क है, कौन सा इकोनॉमी है कि भाई उसमें पैसा ज्यादा खर्च होगा, इसमें पैसे कम होगा? मुझे नहीं लगता इसमें कोई अंतर है। दूसरा चीज, अगर सरकार अल्पमत में आ गई तो उस समय आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकसभा में गिर गई, ये केंद्र सरकार गिर गई, उसके बाद क्या होगा? क्या पैसे खर्च नहीं होंगे क्या? तो उस समय भी खर्च होंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपना हताशा है, नंबर 1। नंबर 2, आज दिल्ली की माताओं बहनों के लिए मैं आ गया, मैं उसी पे आऊंगा, माता बहनों पे आऊंगा, मैं आऊंगा उसी पे, मैं बिल्कुल 100% उसी पे आऊंगा। पहले वो मुद्दा सीरियस एंड देन आपसे स्टार्ट करूंगा। जी देखिए प्रतीक जी, बात हो रही है एक देश एक चुनाव की। हाँ। मुझे लगता है जिस प्रकार से विपक्ष जो है हाँ। भ्रम का भूत खड़ा करने में जो है कोशिश करते हैं लोग, हाँ। मुझे लगता है कि ये जो भ्रम का भूत है ये सच के पहाड़ को दबा नहीं सकता। सच का पहाड़ है ये कमेटी, जिस कमेटी के अंदर जो है वो सारे नेता आपने गिनाए, विपक्ष के भी हैं, पक्ष के भी हैं, पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इन्होंने इंडिया अलायंस बनाया, मैं तो आदरणीय राहुल गांधी जी को सलाह देता हूं, इसका नाम विरोध अलायंस रखना चाहिए था आपको। जिस कमेटी में आपके ही नेता हैं, जिस कमेटी में कांग्रेस के नेता है और दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी, अरे नहीं सुन लो भैया, अरे भाई सुन तो लो, अभी आपको दर्द हो रहा था, आप कह रहे थे अभी, आप ये कह रहे थे शिक्षा और उसकी बात होनी चाहिए, तो आज रेवड़ी जो बांट रहे हो मेरे भाई, क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि शिक्षा हम फ्री कर रहे हैं, स्वास्थ्य फ्री कर रहे हैं? नहीं, अरे सुन लीजिए, कुछ नहीं किया आपने कहा अभी मिलेगा 1,000 रुपए, चुनाव के बाद मिलेगा 2,100 रुपए। ये क्या तमाशा लगा रखा है भाई फ्री रेवड़ी के नाम पे, जो आप लोगों ने आम आदमी पार्टी, सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी ने आम आदमी का मजाक बनाया, उसके कारण से ये जो चुनाव होंगे अब की बार मुझे लगता है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी का ये जो सिगुफा है ये जनता फेल कर। आपको बोलना है? हाँ जी, मैं आ गया, आप ही के पास अभिषेक आ रहा हूँ जी। मैं ये तिवारी जी से पूछना चाहता हूँ, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, 11 साल से आपने जो 60 साल पहले 11 साल पहले हुआ था, 60 साल का आदमी, उसकी पेंशन आपने क्यों नहीं लगाई? एक राशन कार्ड नहीं है, क्यों नहीं बनाया है? ऑटो वालों के साथ मैं ऑटो चलाता हूँ, ऑटो वालों के साथ धोखा क्यों किया हमने? अभी तक अरे 5 चीजें दे दी, 1 लाख रुपया साल में। तो अभी इलेक्शन आ गए तो इनको याद आया है, 11 साल इनको याद नहीं आया। आज गाड़ी पास कराने जाओ, 800 रुपए रिश्वत लगती है गाड़ी पास कराने की, जो काम पहले 200 में होता था ना, आज बुरानी ढोलटी के अंदर। मैं आ गया, मैं रुको ठीक भाई। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी वालों के पेट में दर्द इस चीज का है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को रेवड़ी देते हैं। तो मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकत है लगा ले, रेवड़ी देते थे, देते हैं और देते रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आज दिल्ली के जो हमारे माताओं बहनें हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपके बेटे, आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने आपके दर्द को समझा। आप हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को जो संस्कार देते हैं, इससे हमारा देश बढ़ता है। आपके दर्द को समझ करके 1,000 रुपए देने का 1,000 रुपया मिलेगा तुम्हें? हाँ जी, मौसम बदलना चाहिए, शुरुआत तो होना चाहिए, मौसम बदलना चाहिए, सूरज निकलना चाहिए, सूरज निकलना चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही। वो आग कहीं भी, वो आग जलनी चाहिए। अपनी बात कहते हैं, कहां से आए हैं, कैसे हैं, लेकिन ये बात सच है कि वो कुछ लोग आते हैं सिर्फ मिलने के लिए और मिलके चले जाते हैं। अब डिबेट में जिसका जितना मन हो, जहां पर हो, किसी का मन था 1 नेशन 1 इलेक्शन पे बात हो, किसी का था कि दिल्ली चुनाव आ गए हैं, दिल्ली चुनाव पे बात हो, और महिलाओं को 1,000 रुपए दिए। तो केजरीवाल जी ने आज घोषणा की, और उससे पहले भी उनकी घोषणाएं हैं, और वो 7 चीजें हैं जिन पे फ्री पानी, फ्री बिजली, तमाम सारे मुद्दों पर तो तमाम जनता इस पर बात करना चाहती है। तो इस पर भी बातचीत हो, बहुत सारे लोग अपनी अपनी मुख्तलिफ तरीके से बात कहते हैं, और वही सिलसिला जुड़ता है आपस में बातचीत करने का। जी, मैंने आपसे बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया। पांडे जी को नमस्ते मेरा। हाँ जी, क्या नाम है उनका? अखिलेश्वर कुमार पांडे जी, इनके पिताजी हैं, और ये यहाँ पे मौजूद हैं। कहीं मेरे पिताजी से एक बार कह दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप कहाँ से आई मैम? लखनऊ से। लखनऊ में कहाँ से आई हैं आप? कृष्णनगर से। क्या नाम है आपका?
प्रियंका। प्रियंका जी, कैसे दिल्ली कैसे आना हो गया? बस यहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। जॉब करते हैं? किस विभाग में? मेडिकल लाइन में। मेडिकल लाइन में। बहुत अच्छा। पहली बार आई हैं शो में? हाँ। पहली बार। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एंजॉय करिए। अगर कुछ अच्छा देखने लायक लगे इसमें या कुछ सुनने लायक लगे या कुछ लगता है कि इसमें हाँ कंटेंट है तो रखिएगा, वरना फिर भूल जाइएगा, है ना? तो ऐसा किससे बात कर रही हो? पापा से। पापा क्या कह रहे हैं? हाँ यही है। पापा नमस्ते। पापा जी नमस्ते। थैंक यू सो मच। क्या नाम है तुम्हारा? आश पाहुजा। आश पाहुजा। और पापा का? सुशील कुमार। सुशील कुमार जी। क्या कर रही हो तुम? हम बिहार से हैं, यहाँ पे खेलने के लिए आए थे नेशनल। नेशनल? अरे अंदर आ जाओ। बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच में। अरे रुको, खिलाड़ी समाजवादी पार्टी। पहले मैं असली खिलाड़ी से मिलूं। क्या क्या डिसिप्लिन है, क्या खेलते हैं आप? हम वुशु खेलते हैं। वुशु जानते हैं आप? जैन साहब? नहीं, मार्शल आर्ट है ये, एक तरह की मार्शल आर्ट। वो हमारी टीम की कोच है। ये कोच है? अच्छा अच्छा, बिहार से हैं आप? जी। मुझे बहुत अंदर से इतनी खुशी हुई कि बिहार से एक आई लड़की। कहाँ से है बिहार से? बिहार मुजफ्फरपुर से हैं। ये बदलता हुआ देश है, ये बदलते हुए लोग हैं, ये बदलती हुई तस्वीर है। यकीनन यकीनन यकीनन, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं बाबूजी। ये बदलता हुआ मुल्क है जिसको देखना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। तो कैसा रहा? ये गोल्ड मेडलिस्ट है। ओही, प्लीज ताली बजाओ इसके लिए सारे लोग। उसू में इसने गोल्ड मेडल जीता है, बिहार का नाम रोशन किया है। देश का भी नाम रोशन करो, है ना? जरूर करोगे ना? बेशक। और जब वहां पे नाम रोशन हो, गोल्ड मेडल आए बेटा वहां से हट जाओ, वो उनका पहला राइट है। जब वहां से जीत के आओ देश से, तो देश के लिए जब मेडल लाना तो यहां जरूर आना। कुछ कहना चाहती हूँ? कुछ मन है कहने का? कहना तो यही चाहते हैं कि खेलना तो सबको चाहिए, वुशु सारे मार्शल आर्ट सारी लड़कियों को खेलना चाहिए। बाकी भी स्पोर्ट्स में तो बहुत करियर है। अभी हमारा भी बन गया है, नेशनल में मेडल आया है, तो जरूर आगे भी और मेडल लाएंगे इंडिया के लिए भी। बेशक बेशक। बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या नाम है तुम्हारा? आश पाहुजा। आश पाहुजा। थैंक यू कोच। ये वो हैं, ये ना हो, द्रोणाचार्य ना हो तो अर्जुन नहीं हो सकता। तो आपको मैं कहता हूं कि ऐसे ही शिष्य पैदा करिए और फिर द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो आपका भी हो एक दिन। मेरा वो अवार्ड है, नेशनल अवार्ड है भाई, वो ऐसा हो। कहां से आना हो गुरुजी आपका? मैं तो दरभंगा से हूँ सर। आज बिहार वाले बहुत आए हैं, क्या बात है। बिहार से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा शो भी बगैर बिहार के बन नहीं सकता। जी मैं आ गया। मैं थोड़ा ना, मैं किस पे बोलना है? हाँ जी, हाँ बोलो। काहे पे बोलना? मुद्दा क्या है? मुद्दा केजरीवाल के ऊपर। मैं आ गया। केजरीवाल जी पे बोलना है। मैं आ गया जी। वेरी क्विक अभिषेक, वेरी क्विक। हाँ जी। देखिए, भारतीय राजनीति में अगर गारंटी का कोई पर्याय है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। एक बारी सूरज भगवान पूरब से पश्चिम तो निकल सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी फेल नहीं हो सकती। प्रतीक भाई, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से जो भी गारंटी की थी, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा हो, चाहे वो तीर्थ यात्रा योजना हो, एक एक गारंटी हमने पूरा किया। अरविंद केजरीवाल जी ने 4 मार्च 2024 को दिल्ली की माताओं बहनों से वादा किया था कि आपके दर्द को समझते हुए आपके खाते में 1000 रुपए भेजेंगे। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी ने गलत मुकदमा लगा करके, फर्जी मुकदमा लगाकर उनको जेल में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल जी आते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिफी जी की अध्यक्षता में आज दिल्ली की माताओं बहनों के लिए अहम दिन है। आज ये स्कीम लागू कर दिया और चुनाव बाद उनके खाते में 2100 रुपए। इनसे पूछो कि सैलरी क्यों नहीं दिलवा रहे? 6-6 महीने हो गए लोगों को, आपने सैलरी क्यों नहीं दिलवाई एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी तक? ये बता। सैलरी क्यों नहीं दिलाई? चुनाव तो आ गए। अरे मैंने ले लिया आपका। जी बोलिए। देखिए, मैं पहले आम आदमी पार्टी में था और अब नहीं है आम में? नहीं। अब अरे रुकिए, पहले आम आदमी पार्टी में, अब कहाँ हैं आप? अब जो है मैं बीजेपी में हूँ। गजब है भाई। अब आप बीजेपी में हैं, तो बीजेपी में क्यों आ गए? देखिए, ऑटो वालों ने जितवाया था केजरीवाल जी को। आज 9 लाख रुपए का ऑटो हो रहा, 9 लाख रुपए का, और 700 रुपए दिहाड़ी है, 700 रुपए दिहाड़ी है। केजरीवाल कहाँ है? अब ऑटो वालों ना 10,000 में चलान हो रहा है और कह रहे बिजली फ्री। कहाँ बिजली फ्री है? कौन सी बिजली फ्री है? मुझे बता दो यार। राइट। इनका जवाब दूंगा मैं। ये सड़क तो बना नहीं। रुको, अरे रुको।
देखिए, शोषित पीड़ित गरीब जनता के लिए अगर सब्सिडी दी जाए उसके लिए हम सहमत हैं, लेकिन जिस प्रकार से जब कॉल आती है ना ट्रू कॉलर पे कि पोटेंशियल फ्रॉड लिख करके, मतलब आप जनता से ऐसे वादे करिए, मैं कह रहा हूँ हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यहाँ जनता है ना दिल्ली की, पूछिए किस किस का बिजली बिल कितना आता है, किस किस को सुख सुविधाएं अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से मिली। अभी 10 लोगों ने यहाँ पर नकार दिया इनकी योजनाओं को, ये अकेले मसीहा बन के चिल्ला रहे हैं और जनता नकार रही है। ऐसे विकास का क्या फायदा भाई साहब? प्रतीक भाई, साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली की जनता ने 2015 में और 2020 में अपने वोट की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी के कामों पे मुहर लगाया और 2025 में फिर से चुनाव जीत करके अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने मैं ये कहना चाहता हूँ, 4 साल से आप बुजुर्गों का पेंशन तो दे नहीं पा रहे, महिलाओं को 1-1 हजार देने की बात करते थे। अगर आपको महिलाओं से इतना ही प्रेम था तो 11 साल क्या कर रहे थे दिल्ली की सत्ता में? आज दिल्ली की जो दुर्दशा हुई है कि मैं अगर कोई बाहर से आता है ना, आराकाशा रोड पे अगर कोई रुकता है होटल में, अगर वो बाहर घूमने जाता है तो कहता है नॉनसेंस। क्या कहता है? नॉनसेंस। क्या हाल हो चुका है? क्या कहता है? नॉनसेंस। क्या हाल, नॉनसेंस क्या हाल हो चुका है दिल्ली का। अब हमें दिल्ली में नहीं आना है, जब वहां से निकलो तो इतना बुरा हाल रहता है और पॉल्यूशन से कि जनता थक गई है। नॉनसेंस, बकवास। जी जनाब, बीजेपी। मैं अभी पिछली बार ये बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जब मोदी जी बिल लेके आए तो यही आम आदमी पार्टी विरोध किया। जब ये कहते 1 नेशन 1 हेल्थ की आयुष्मान योजना का ये दिल्ली के वासियों को लाभ नहीं मिलता, ये आए थे शिक्षा फ्री करने। केजरीवाल जी छोड़िए, आपने दारू यहाँ पे फ्री कर दिया, होम डिलीवरी आपने पहुंचा दिया। ये आए थे बच्चों का वादा करके, कसम खा के हम उस पर वैगन से चलेंगे, इन्होंने 50 करोड़ का शीश महल बना दिया। राइट कांग्रेस। देखिए, सवाल यह है कि आज दिल्ली की जनता, हमारी दिल्ली की देश की राजधानी की जनता है, जागरूक मतदाता है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। किसके लिए कह रहे हैं ये काट की हांडी? ये आम आदमी पार्टी के लिए बोल